मैं चित्रा खोटे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। मैं आज आप लोगों को व्यापारिक बैंक के बारे में बताने वाली हूँ। व्यापारिक बैंक से क्या आशय होता है, व्यापारिक बैंक के कार्य क्या होते हैं, व्यापारिक बैंक साख निर्माण किस प्रकार करते हैं तथा इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। सबसे पहले व्यापारिक बैंक से आशय देखते हैं। व्यापारिक बैंक से आशय उन वित्तीय संस्थानों से होता है जो कि जनता से जमा प्राप्त करते हैं, उनको ऋण देते हैं, चेकों को स्वीकृत करते हैं। किंतु ये तीनों काम जो है अन्य वित्तीय संस्थाएं भी कर सकती हैं। व्यापारिक बैंक का एक मुख्य कार्य होता है साख निर्माण का कार्य, और यही कार्य जो है वो इस अन्य वित्तीय संस्थानों को बैंक से अलग करती है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनका प्रमुख कार्य साख का निर्माण करना होता है, और ये जनता से प्राप्त जमाओं को ऋण देकर साख का निर्माण करते हैं। तो एक सामान्य अर्थों में हम देखें तो जो व्यापारिक बैंक है उसका मुख्य कार्य जनता से लेन देन का कार्य करना और साख का निर्माण करना होता है। व्यापारिक बैंक का पहला काम होता है स्थिर जमा स्वीकार करना, अर्थात जमा राशियों को स्वीकार करना। जमा राशि स्वीकार करना जो जनता द्वारा छोटी छोटी बचतों के रूप में राशि जमा की जाती है उसको बैंक जो है वो स्वीकार करने का काम करते हैं। और बैंक न केवल ये जमा राशियां स्वीकार करती हैं बल्कि उस पर कुछ ब्याज राशि भी देती है। ये ब्याज कितना होगा ये इस बात पर निर्भर करती है कि जो खाता खोला गया है बैंक में वो किस प्रकार का है। मुख्य रूप से यहाँ हम 3 प्रकार के खाते देख सकते हैं, जैसे स्थिर जमा खाता, चालू खाता और बचत खाता। जो स्थिर जमा खाता होता है उसमें कुछ समय अवधि के लिए राशि जो है वो जमा कर दी जाती है और उस समय अवधि में राशि को निकाला नहीं जा सकता। इसमें ब्याज की दर थोड़ी अधिक होती है। इसी तरह दूसरा खाता है चालू खाता। चालू खाता में जो जमा करता है वो राशि को कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें राशि निकालने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन इस खाते में ब्याज की दर जो है बहुत कम होती है या नाम मात्र की होती है। इसी तरह तीसरा खाता है बचत खाता। बचत खाता निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए होता है। लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं और इस पर ब्याज दिया जाता है। ब्याज दर थोड़ी कम होती है और इसका उद्देश्य जो है वो देश में पूंजी के संचय को प्रोत्साहित करना होता है। और इसमें इस खाते में जमाकर्ता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जैसे इस खाते में एक निश्चित रकम सप्ताह में या केवल 1 या 2 बार निकाली जाए। ऐसे बैंक अपने स्तर पर ये नियम निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार कुछ और बैंक के खाते होते हैं, जैसे अनिश्चित कालीन जमा खाता, जिसमें धन राशि को अनिश्चित काल के लिए जमा किया जाता है और जितने समय तक राशि जमा रहती है उतने ही समय के लिए ब्याज की अदायगी की जाती है। और इसके अलावा एनआरआई खाता इत्यादि खाते भी वाणिज्य बैंक खोलने की अनुमति देती है। व्यापारिक बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य होता है ऋण प्रदान करना। जनता से जो जमा राशियों के रूप में जमा प्राप्त करती है बैंक, उसका कुछ हिस्सा रखकर बाकी को वो ऋण देने का काम करती है। और इस प्रकार वो ऐसे व्यापारी या व्यक्ति जिनको ऋण की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, उनकी वित्तीय सहायता करती है। लेकिन ऋण लेने से पूर्व बैंक अपना जो वेरिफिकेशन है उसको करते हैं और कुछ प्रतिभूतियों को भी वो रिजर्व के रूप में या गिरवी के रूप में अपने पास रखते हैं ऋण देने से पहले। इसी तरह देखते हैं कि ऋण देने के उनके कई तरीके होते हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला तो है नकद साख के द्वारा। नकद साख होता है जैसे कि जो व्यापारी होते हैं उनको प्रतिदिन नए ऋणों की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो वो ये अंदाजा लगा लेते हैं कि 1 वर्ष में उनको कितने ऋण की आवश्यकता होगी और वो उतना ऋण एक साथ उनके खाते में बैंक द्वारा डाल दिया जाता है। और साल के अंत में जितना ऋण उनके द्वारा वास्तव रूप में लिया जाता है केवल उसी पर ब्याज का भुगतान जो है व्यापारियों के द्वारा बैंक को किया जाता है। तो इस तरह से उनको नकद साख में फायदा ये हो जाता है व्यापारियों को कि जो ऋण लेने की प्रक्रिया में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं या जो भी समझौते होते हैं वो उनको बार बार नहीं करना पड़ता है। इसी तरह दूसरा है अधिविकर्ष की सुविधा। अधिविकर्ष को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं और ये तब लिया जाता है जबकि ऋण जो है केवल थोड़े समय के लिए आवश्यक होता है, पूरे साल के लिए ऋण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में व्यवसायी जो है केवल थोड़े समय के लिए ऋण लेते हैं। इसमें क्या होता है, बैंक जो है व्यवसायी के खाते में जितनी राशि है
व्यवसायी के खाते में जितनी राशि है उस राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति जो है वो बैंक द्वारा दी जाती है, इसीलिए इसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है वो केवल चालू खातों पर ही दिया जाता है, मतलब ऐसे चालू खाते जिन पर कुछ समय के लिए जिनको अधिक धन की आवश्यकता होती है उनको ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उनके खाते में राशि जमा कर दी जाती है। और जितनी राशि व्यापारी के द्वारा निकाली जाती है केवल उस पर ही ब्याज का भुगतान व्यापारी को करना होता है। इसके अलावा है ऋण। ऋण में क्या होता है, बैंक कुछ धरोहर अपने पास रखकर व्यक्ति को अथवा किसी संस्था को ऋण देते हैं। जब ऋण की राशि बहुत बड़ी होती है तो ये बैंक जो है प्रतिभूतियों के रूप में या ऋण पत्र के रूप में या फिर स्थायी जमा रसीद आदि गिरवी रख ली जाती है, उसके बाद ही बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। इसके बाद तीसरा काम देखते हैं। तीसरा है व्यापारिक बिलों की कटौती। इसमें यदि व्यापारिक बिल के जो वाहक होते हैं उसको तुरंत ही यदि मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वो बैंक में जाकर व्यापारिक बिल को भुना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि व्यापारिक बिल किसी अच्छी पार्टी द्वारा या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा होता है तो उसे तुरंत बैंक स्वीकार कर लेता है और उसके लाने वाले को या वाहक को बिल की राशि का भुगतान कर देता है और उसके खाते में वो राशि को जमा कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ब्याज जो है वो कुछ राशि को कमीशन के रूप में वसूल करता है और जब यह बिल परिपक्व हो जाता है तो बिल को स्वीकार करने वाली पार्टी से बिल का पूरा भुगतान प्राप्त कर लेती है। फिर इसके बाद है चौथा अभिकर्ता संबंधी कार्य। अभिकर्ता मतलब एजेंट। बैंक हमारे लिए कई बार एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। वो हमारे लिए अनेक तरह के अभिकर्ता संबंधी कार्य करती है। जैसे बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे बैंकों से रुपया वसूल करके उनके खातों में जमा करता है। ग्राहकों की जो बीमा किस्त होती है, ब्याज की राशि होती है, किस्त होती है, कर की राशि इत्यादि का भी भुगतान करते हैं। ग्राहकों के लिए अंश तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं और इनके ग्राहकों के लिए बैंक ड्राफ्ट अथवा साख प्रमाण पत्रों द्वारा धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सहायता भी करते हैं। और इसके बाद जो ग्राहक होते हैं उसको ब्याज, लाभांश या किराया भी वसूल करके उनके खाते में जमा करने का कार्य करते हैं। और ग्राहकों की संपत्ति को व्यवस्थापक, ये एक तरह से ग्राहकों की संपत्ति के व्यवस्थापक, प्रबंधक और ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद पांचवा काम हम देखते हैं विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। व्यापारिक बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी किया जाता है। पहले ये काम जो है विनिमय बैंकों द्वारा ही किया जाता था, किंतु अब कुछ व्यापारिक बैंक भी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करने लगे हैं और इस कार्य को करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। फिर अगला कार्य देखते हैं छठवां, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। बैंक इस कार्य को जो हुंडियां और विदेशी विनिमय बिल होते हैं उसको भुनाकर करती है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा विनिमय बिल होता है जिसको कुछ समय बाद परिपक्व होना है तो लेकिन उसको अभी धन की तुरंत आवश्यकता है तो वह ऐसे बिल को बैंक से भुना सकता है। बैंक बिल की रकम से अपना डिस्काउंट या जो प्रतिशत होता है, कमीशन होता है, उसे काट कर शेष रकम उस व्यक्ति को दे देते हैं। अगला काम है साख निर्माण का। साख निर्माण, इसको मैं आगे भी समझाऊंगी। बैंक जो आम जनता द्वारा या लोगों द्वारा ऋण जमा राशि जमा की जाती है उसमें कुछ राशि को अपने पास जमा रखकर बाकी को ऋण देने के कार्य में उपयोग करती है और इसके द्वारा ऋण देकर वो साख का निर्माण भी करती है। फिर बैंकों के अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि बैंक जो है वो ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देते हैं, व्यावसायिक मामलों पर परामर्श करते हैं, बैंक यात्री चेक जारी करते हैं और अपने ग्राहक को सही आर्थिक स्थिति की जानकारी भी देते हैं। और बैंक आर्थिक और सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उन्हें प्रकाशित भी करते हैं, जिनसे विभिन्न वित्तीय मामलों की जानकारी भी प्राप्त होती है। व्यापारिक बैंकों की संरचना। व्यापारिक बैंकों की संरचना देखें तो इसमें हम ये देखेंगे कि बैंक की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। यहाँ हम भारत में जो व्यापारिक बैंकों की संरचना है उसको देख लेते हैं। यहाँ ये सबसे ऊपर जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक या फिर भारत का जो सेंट्रल बैंक है RBI होता है। इसमें दो प्रकार के बैंक हैं। एक तो है
अनुसूचित बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो ऐसे बैंक होते हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। और जो गैर अनुसूचित बैंक होते हैं वो ऐसे बैंक होते हैं जो कि इस अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। तो फिर देखते हैं अनुसूचित बैंक दो भागों में बंट जाता है, यहाँ व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। तो पहले व्यापारिक बैंक देख लेते हैं हम। व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो यहाँ व्यापारिक बैंक कई प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिएगा, ये निजी क्षेत्र बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, विदेशी बैंक या फिर क्षेत्रीय बैंक आते हैं। पहले निजी क्षेत्र बैंक को देखें तो निजी क्षेत्र बैंक में ऐसे बैंक आते हैं जो कि व्यवसायी या फिर निजी हाथों में नियंत्रण वाले होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुनाफा कमाना या लाभ कमाना होता है। जैसे भारत में अगर ऐसे बैंकों के कुछ नाम ले तो ये HDFC बैंक, IDBI बैंक इत्यादि बैंक जो है वो सब निजी बैंक है। ICICI बैंक, ये सभी निजी क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कि आम लोगों को सेवाएं पहुंचाते हैं और इनका उद्देश्य जो है वो लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। इनका नियंत्रण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसे बैंकों के नाम देखें तो हम देख सकते हैं SBI है, कैनरा बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है। ये सब बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। इसी में देखते हैं हम जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है फिर उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें SBI और उससे संबद्ध जो बैंक है वो सब आते हैं और फिर इसके बाद है राष्ट्रीयकृत बैंक, ऐसे बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया है और अन्य बैंक इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर देखते हैं विदेशी बैंक। विदेशी बैंक जो है वो विदेशी प्रवर्तकों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले होते हैं। इनकी संख्या 1991 के बाद से बढ़ी जब भारत में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था। इन बैंकों के कुछ उदाहरण हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड इत्यादि है। विदेशी बैंक के बाद क्षेत्रीय बैंक है। तो इस तरह से हम देखते हैं व्यापारिक बैंक जो है 4 भागों में बांटा गया है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय बैंक। और इधर हम देखते हैं, ये तो हो गया व्यापारिक बैंक की संरचना। व्यापारिक बैंक की संरचना ये मुख्य है। फिर इसके बाद देखते हैं अगर हम जो व्यापारिक बैंक नहीं है उसके अलावा कोई बैंक देखें तो वो होता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ ये राज्य सहकारी बैंक होता है, जिला सहकारी बैंक होता है और ये अन्य सहकारी बैंक होते हैं। धन्यवाद।